ये तो बहुत कमजोर हैं। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की पहली सबसे बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, कल दिल्ली के नतीजे आए और दिल्ली के नतीजे आने के बाद अब चारों तरफ बात हो रही है दिल्ली की जीत की। सिर्फ चारों तरफ नहीं, दिल्ली में जीत और छा गए मोदी, पूरी दुनिया में बात हो रही है। कल जो दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की जीत हुई है, इसकी बात अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और पाकिस्तान में भी हो रही है। जैसे ही मोदी जीते, पाकिस्तान में देखिए किस तरह ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। ये पाकिस्तान के न्यूज चैनल हैं जिन पे हेडलाइन पर दिल्ली की जीत की खबर चल रही है। एंकर्स बता रहे हैं जीत कैसे हुई। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली का सियासी महाज फतह कर लिया है। भारतीय इलेक्शन कमीशन ने नताइज का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी को शिकस्त दे दी। हजारे की तहरीक से जन्म लेने वाली जमात आम आदमी पार्टी 12 साल बाद दिल्ली के इख्तिदार से बाहर। बीजेपी ने मैदान मार लिया। अरविंद केजरीवाल और डिप्टी वजीर आला मनीष सिसोदिया भी अपनी नशिस्तें ना बचा सके। नताइज में हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी ने सबकत हासिल कर ली। इलेक्शन कमीशन के इब्तिदाई नताइज के मुताबिक आम आदमी पार्टी तीसरी बार जीत से दूर हो गई है। और देखिए जरा दूसरे चैनल, पाकिस्तान में सिर्फ भारत की बात हो रही थी। पाकिस्तान में मोदी की और बीजेपी की जीत की खबर चल रही थी। नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सूरज गुरूब। हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद इक्तदार में आ गई। 70 नशिस्तों में से 48 पर बीजेपी कामयाब। मोदी ने केजरीवाल से दिल्ली छीन लिया। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी की हुक्मरानी खत्म कर दी। इब्तिदाई नताइज के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने 70 नशिस्तों में से 48 हासिल कर ली। दूसरी तरफ देखिए, केजरीवाल की हार हुई, करारी हार हुई अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल ने ही आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन आतिशी पार्टी की, केजरीवाल की, बड़े बड़े नेताओं की हार के बाद कल शाम की तस्वीर देखिए, अंधेरे के वक्त की तस्वीरें। आतिशी डांस कर रही हैं। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि केजरीवाल हार गए, फिर आखिर आतिशी नाच किस खुशी में रही हैं, डांस क्यों कर रही हैं। इस तस्वीर के बाद आतिशी सवालों में है कि आतिशी को खुशी किस बात की थी। आखिर आतिशी डांस और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ क्यों कर रही थी। केजरीवाल हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, सौरभ भारद्वाज हार गए, सोमनाथ भारती हार गए, पूरी पार्टी चुनाव हार गई और सीएम डांस कर रही थी। के गले नहीं उतर रहा है कि आम आदमी पार्टी और सीएम क्यों डांस कर रही थी। इधर डांस हो रहा था बीजेपी खेमे में। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को आप देख रहे हैं। सुषमा स्वराज दिल्ली की बीजेपी की आखिरी मुख्यमंत्री थी और इसकी खुशी बेशक बांसुरी स्वराज की खुशी में नजर आ रही है कि दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी आई है। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। दूसरी तरफ देखिए, प्रवेश वर्मा चुनाव जीते, अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराया है। दिल्ली में गाड़ी रोक रोक कर लोगों का मुंह मीठा करा रहे हैं, लोगों को मिठाई दे रहे हैं। गाड़ियां जाने में दिक्कत हो रही है ना। प्रवेश वर्मा खुद को अब तक
मुख्यमंत्री का क्या दावेदार दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लगातार उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये देखिए, सड़क पर खड़े हुए हर आने जाने वाले को लड्डू दे रहे हैं। कोई कार से आ रहा हो, कोई बाइक से आ रहा हो, कोई ऑटो से आ रहा हो, उसे लड्डू दे रहे हैं, मुंह मीठा करा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को हराया है। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, हरियाणा चुनाव में जलेबी के बहुत से चर्चे थे। बीजेपी चुनाव जीती है, फिर जलेबी आ गई। नायाब सिंह सैनी आज जलेबी तल रहे थे। ये केजरीवाल को चिढ़ाने के लिए थी, जलेबियां तल रहे थे। हरियाणा जीत के बाद भी जलेबी बनाई थी, जलेबी तली, जलेबी परोसी और उसके बाद जलेबी खिलाई। दिल्ली फतह की, उसने दुनिया फतह की। दुनिया में लाओ ना ऐसा कोई ब्रांड मोदी के नाम का। सबसे पॉपुलर ब्रांड है इस वक्त दुनिया का मोदी ब्रांड। दिल्ली में मोदी की जीत और केजरीवाल की हार का हल्ला देश ही नहीं दुनिया भर में हो रहा है। सियासी महाज फतह कर लिया है भारतीय इलेक्शन कमीशन। अमेरिका से पाकिस्तान तक मोदी मोदी हो रहा है। लोग कह रहे हैं जिसने दिल्ली और देश जीत लिया उसने दुनिया फतेह कर ली। दिल्ली के अंदर वो इलेक्शन विन किया है, उसके अंदर सबसे बड़ा किरदार किसका है? जमहूरियत का है। हमारी प्रायोरिटीज क्या है? हमारे कॉमेडी से निकलते हैं और कॉमेडी पर एंड हो जाते हैं। केजरीवाल साहब को देखेंगे तो दोनों की पार्टी में, दोनों के ऑब्वियसली बहुत ऑरा में फर्क है। मोदी ग्लोबल लेवल का लीडर है। बेसिकली ये मिडिल क्लास की फ्रस्ट्रेशन है जो टूटी है और मिडिल क्लास इज टर्निंग टुवर्ड्स नरेंद्र मोदी। दिल्ली में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद पाकिस्तान में मोदी का डंका बजने लगा है। दिल्ली छीन लिया भारतीय जनता पार्टी ने। जिस दिल्ली को जीतना केजरीवाल ने बीजेपी के लिए चुनौती बना दिया था, वहां मोदी ने ऐसा सियासी व्यू रचा कि केजरीवाल और उसके बड़े बड़े मंत्री तक हार गए। तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चर्चा होने लगी है कि मुश्किल चैलेंज को मोदी हर हाल में पूरा करके दिखाते हैं। वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते। यहाँ तो लोग वोट किसी और को कास्ट करते हैं और सुबह रिजल्ट किसी और के। अपनी आवाम के साथ इस तरीके से कनेक्टेड हैं, उनका एक जो उनके साथ इंटरेक्शन इतना अच्छा है कि आवाम जो है वो चाहती है कि मोदी आए। चुनाव और नतीजे भारत के एक राज्य के आए हैं और इस पर नजर पूरी दुनिया की है। लोग पूछ रहे हैं कि दिल्ली का सीएम कौन होगा और अब केजरीवाल का क्या होगा। और आइए आपको बताता हूं कि आखिर पूरी दुनिया में बात हो रही है। पूरी दुनिया में बात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चुनाव जीते हैं दिल्ली में, उस चुनाव जीत के मायने क्या हैं। देखिए जरा, आपको दिखाऊं क्या लिखकर आ रहा है अखबारों। आज जो सुबह के अखबार छपे उसमें क्या लिखा है। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की धमाकेदार जीत हुई है। दुनिया भर की मीडिया में मोदी को लेकर चर्चा हो रही है। देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिका का अखबार क्या लिख रहा है। अमेरिकी अखबार ने अमित शाह का बयान छापा है। उनकी पार्टी की जीत यह दिखाती है कि लोगों को हर बार झूठ से गुमराह नहीं किया जा सकता है। मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सभी वादों को पूरा करेगी। नई दिल्ली को दुनिया की नंबर 1 राजधानी बनाएंगे। कतर का अल जजीरा कह रहा है कभी जन आंदोलन के तौर पर पैदा हुई आम आदमी पार्टी अब सिर्फ राजनीतिक पार्टी बनकर रह गई। दिल्ली मिनी इंडिया है, यहां देश के अलग अलग हिस्सों के लोग रहते हैं। दिल्ली में बीजेपी की जीत का मतलब समझाते हुए कहा, बीजेपी अगर दिल्ली जीत सकती है तो कहीं भी जीत सकती है। पाकिस्तान का अखबार डॉन लिख रहा है, पाकिस्तानी मीडिया में दिल्ली चुनाव की कवरेज हो रही है। केजरीवाल चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन के नेता बनने की कोशिश कर रहे थे। केजरीवाल को उनके दिल्ली के गढ़ में हार मिली, इसने बीजेपी को बहुत मजबूत स्थिति में वापस ला दिया है। गल्फ न्यूज, संयुक्त अरब अमीरात का यूएई कह रहा है हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में जीत हुई है। 4 महीनों में बीजेपी के लिए तीसरी बड़ी चुनावी सफलता है। 2024 में लगे झटके से उबरने में यह जीत मदद करेगी। मिडिल क्लास को टैक्स छूट का नतीजों में असर दिखा है। द गार्डियन ब्रिटेन का अखबार लिख रहा है, लोकसभा में अकेले दम पर बहुमत हासिल करने में नाकाम रही थी बीजेपी। दिल्ली का चुनाव एक बड़े बूस्टर की तरह देखा जा रहा है। दिल्ली चुनाव से पहले मिडिल क्लास को टैक्स का तोहफा दिया, आपकी चलाई जा रही मुफ्त योजनाओं से बढ़कर योजनाओं का ऐलान किया है। ब्रिटेन को रॉयटर्स लिख रहा है, दिल्ली में जीत को मोदी की ऐतिहासिक जीत बताया है।
ये जीत शहरी केंद्रों में पार्टी के असर को दिखाती है, खासकर मध्यम वर्ग के मतदाताओं के बीच जो कभी आम आदमी पार्टी का समर्थन करते थे। सोचिए, दुनिया के हर अखबार, हर टीवी चैनल में खबर चल रही थी कि दिल्ली में मोदी जीत गए। अब सुनिए पाकिस्तान के लोग इस जीत पर क्या कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इलेक्शन जीतकर न सिर्फ आम आदमी पार्टी को हैरान और परेशान कर दिया है, बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। पिछले साल तक कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि बीजेपी इतनी भारी एक्सपीरियंस के साथ जो है दिल्ली में होने वाले इलेक्शन जीत जाएगी। क्या वजह है कि वो हर इलेक्शन जीत जाते हैं? पड़ोसी मुल्क से यही सीखना है कि मुल्क को कैसे चलने देना चाहिए। नरेंद्र मोदी अगर कुछ ना करते, आवाम वोट देती उनको, कभी भी नहीं वोट देते। हम उनकी पॉलिसी की तारीफ करते हैं कि भाई उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी है, वो देखिए काम करके अपनी आवाम में गए, उनको वोट मिला है। हमारे मुल्क का इलेक्शन होता है, मक्का खाना काबा में जाके डिस्कस करते हैं। सर हमारे यहाँ भी बहुत से वजीर आजम आते हैं, लेकिन ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि मोदी है तो मुमकिन है, कि अगर मोदी है तो फिर सब मुमकिन है। ये कैसे कर लिया उन्होंने और हम क्या सीख सकते हैं इससे? आवाम का ट्रस्ट जीतना एक आसान काम नहीं है और हमारे लीडर्स को ये चीज़ ज़्यादा सोचनी चाहिए। आवाम का कोई नहीं सोच रहा। मेरे ख्याल में अगर मोदी साहब ये चीज़ें कर पा रहे हैं तो आवाम का भी सोच रहे हैं। और इंडिया को इलेक्शन के लिहाज से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। पाकिस्तान में एक ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ 1971 वाला, उसके नतीजे में हमारा मुल्क 2 लाख हो गया। आगे पॉलिटिशियन क्यों इलेक्शन को रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं? उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते। यहाँ तो लोग वोट किसी और को कास्ट करते हैं और सुबह रिजल्ट किसी और के हक में। जो इस टाइम वो मोदी मतलब आया है तो उसकी सिर्फ एक ही रीज़न है कि उसकी जो स्ट्रगल है लोगों की हेल्प करने का, लोगों के काम करने का, तो मैं समझता हूँ कि यही रीज़न है। इंडिया की ऑडियंस आज देखकर भाई यमुना तो तुमसे साफ नहीं हुई, 7,000 करोड़ उसकी सफाई का तुमने लिया, वो तुमसे साफ नहीं हुई। तुमने कहा था मैं दिल्ली को शीश महल बना दूंगा, तुमने अपने घर को शीश महल बना दिया। वो 2 घंटे बेचारा पहले निकल रहा है कि कोई पता नहीं सड़क बंद है, खुली है, खड्डा है क्या नहीं। यहाँ पे शहबाज शरीफ रोड्स बनाते हैं, वहाँ पे अरविंद केजरीवाल, बिल्कुल ऐसे। ये दोनों में कॉमन है चीजें, मुझे ये लगता है। बीजेपी ने जो विन की इतनी बड़ी, उन्होंने दिल्ली के अंदर वो इलेक्शन विन किया है, उसके अंदर सबसे बड़ा किरदार किसका है? जमहूरियत का है, डेमोक्रेसी का है। अमिताभ बच्चन साहब वो एक प्रोग्राम कर रहे होते हैं, किनको बुलाते हैं? बच्चों को, उनके साथ कैसे एजुकेशनल क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। हमारी प्रायोरिटीज क्या है? हमारा कोई एक ऐसा प्रोग्राम दिखा दे, हमारे कॉमेडी से निकलते हैं और कॉमेडी पर एंड हो जाते हैं। लेकिन इस बीच दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली में आज ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह पहुंची अपना इस्तीफा सौंपने। एलजी को इस्तीफा सौंपा है, आतिशी ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब सवाल है, अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने बैठक बुलाई है। हार के बाद बड़े बड़े नेता, संजय सिंह को आप देख रहे हैं, संजय सिंह पहुंचे, गोपाल राय पहुंचे, ये वो नेता हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक बुलाए गए हैं, वो नेता भी पहुंचे जो हार गए। अब सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल आखिर करेंगे क्या? अरविंद केजरीवाल चुनाव तो हार गए, उनके पास विकल्प क्या है? बहुत से कयास के दौर लग रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल क्या कर सकते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाएंगे भगवंत मान को हटाकर? क्या अरविंद केजरीवाल राज्यसभा चले जाएंगे? या अरविंद केजरीवाल अब पूरा ध्यान लगाएंगे पार्टी के विस्तार में? दिल्ली में करारी हार के बाद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली को मॉडल राज्य बताकर देश भर में वोट मांगा। पंजाब की जनता ने केजरीवाल पर भरोसा जताया। गुजरात में भी आम आदमी पार्टी की ताकत कई गुना बढ़ गई। लेकिन अब दिल्ली में ही हार ने कई सवाल उठा दिए हैं। केजरीवाल की भविष्य की राजनीति आखिर अब क्या होने वाली है? क्या केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे? केजरीवाल के पास अब विकल्प क्या बचे हैं? दावा किया यह भी जा रहा है कि केजरीवाल पंजाब जा सकते हैं, भगवंत मान को हटाकर पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी संभावना बेहद कम है। केजरीवाल दिल्ली में ही रहेंगे, राजनीति करेंगे दिल्ली में रहकर। यहां से संभावना है वो अपनी पार्टी पर फोकस करेंगे और पार्टी का विस्तार करेंगे। किसी पद में नहीं बंधे होने से उनके पास बहुत वक्त होगा। इससे वो देश भर में अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट कर पाएंगे। केजरीवाल के राज्यसभा जाने की भी अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन दिल्ली में ऐसा फिलहाल संभव नहीं है। दिल्ली में राज्यसभा की 2 सीटें हैं। एक सीट स्वाति मालीवाल के पास है, दूसरी सीट एनडी गुप्ता के पास है। ऐसे में केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा जा सकते हैं, क्योंकि वहां राज्यसभा की सीटें भी ज्यादा हैं। साथ ही जीतने के लिए आपके पास पर्याप्त विधायक भी हैं। दिल्ली में पार्टी को एकजुट बनाए रखना अब बड़ी चुनौती है केजरीवाल के लिए। केजरीवाल पर शराब घोटाले के मामले चलते रहेंगे। 15 करोड़ के ऑफर मामले में एंटी करप्शन ब्रांच जांच करेगी। पहली कैबिनेट में कैग की रिपोर्ट सामने रखी जाएगी।
साथ ही भ्रष्टाचार के मामले के लिए एसआईटी का गठन होगा। तो अभी 5 साल है अगले चुनाव में, तो केजरीवाल राज्यसभा का रास्ता भी अख्तियार कर सकते हैं। लेकिन सुनिए जरा, हम दिल्ली की सड़कों पर गए और दिल्ली के लोगों से जाना कि अब केजरीवाल का क्या होगा, वो क्या देखते हैं केजरीवाल का सियासी करियर और उनकी राजनीति। सुनिए। आम आदमी पार्टी की जन्मभूमि दिल्ली, और दिल्ली में वो हार गए, और दिल्ली के शिक्षा मंत्री उर्फ शराब मंत्री मनीष सिसोदिया वो भी हारे। तो इनको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको अपनी सीट से छोड़ना पड़ा और वहाँ पे भागना पड़ा, और वे वहाँ से भी भागकर पता नहीं कहाँ जाएंगे। अभी इनका विचार है शायद पंजाब जाने का, क्योंकि पंजाबी इनके एक राज्य है जिनमें इनकी सरकार है, और वहाँ से भी 2 साल बाद ये गायब हो जाएंगे। 10 साल से रो रहा है जी, एलजी करने नहीं दे रहा है, भाजपा करने नहीं दे रही है, मोदी करने नहीं दे रहे हैं। अब तो जीत भी जाता तब भी तुम्हारा वही है, एक रिकॉर्ड चलता, ठीक है ना। तो ये मान के चलिए कि इस टाइम जो मौसम जो है थोड़ा सर्दी कम हुई है, लोगों ने मफलर अटैची में डाल दिए और फिनाइल डाल दिए उस अटैची। अरविंद केजरीवाल का तो वो जो नहीं होना था वो हो गया। केजरीवाल बोले थे कि इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में वो सोचे मोदी सरकार। अरे मोदी सरकार तो इसी जन्म में लक्ष्य की तरह से धुलाई हो जाएगी, उस तरह से धुलाई होने वाली। तो केजरीवाल के जो जितने इल्ज़ाम है केजरीवाल पे, ये केजरीवाल जो है ना उसमें जाएंगे जेल के अंदर, 100% जेल में जाएंगे, क्योंकि केजरीवाल पे बहुत इल्ज़ाम है। 11 साल के अंदर उन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किया है, दिल्ली की जनता को लूटा है। कैरियर ख़त्म होने वाला ही है पॉलिटिकल पार्टी से। ऑलरेडी इन पे जो सैंक्शंस लगे हैं, सारी चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ में ध्यान में रखना है। पार्टी ख़त्म नहीं होगी, अभी पार्टी में टाइम लगेगा। तो मेरे को लगता है कल ही 5 बजे जाना था जेल में, अब तक कैसे बैठा हुआ, मेरे तो ये समझ के बाहर की बात है। तो पार्टी ख़त्म भी होगी और इनकी वहाँ पंजाब से भी सरकार जाने वाली है। जो यहाँ पत्थर डले थे ना नालियों पे, वो सारे उठा और ले गए। जो दिल्ली से ही सफा हो गई, पंजाब से भी सफा हो जाएगी, और तो इनके खाते खुलने ही भारी हो जाएंगे। पैदा हुई थी ऐसे ही, ये इस हार के बाद बिल्कुल डाउन ख़त्म हो जाएगी और मुझे नहीं लगता इसका कुछ भविष्य। बड़े बड़े अच्छे नेता जो इनको छोड़ के जा चुके, जैसे कुमार विश्वास जी हैं और आशुतोष जी भी थे एक, वो भी जा चुके हैं, तो इसका कोई भविष्य नहीं है। तो दिल्ली के लोगों की राय आपने सुन ली, दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं। अब सवाल यह है, दिल्ली का आगे का मुकद्दर क्या होगा, कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। या ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली का कोई नहीं इनमें से। ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहा हूं, क्या पीएम मोदी फिर चौंकाने वाले, जैसे मध्य प्रदेश में मोहन यादव, भजन लाल राजस्थान में और हरियाणा में नायाब सिंह सैनी, क्या वैसे ही कोई नाम निकलकर सामने आ जाएगा, फिर से चौंकाएंगे। या फिर क्योंकि दिल्ली में दावेदार बहुत से हैं और दावेदारी दिखती भी नजर आ रही है, दिखाते भी। ये आप देख रहे हैं प्रवेश वर्मा, जिन्होंने केजरीवाल को हराया। पहले शुरू में मैंने आपको दिखाया, लोगों को लड्डू बांट रहे थे। आज प्रवेश वर्मा पहले मंदिर पहुंचे हैं, मंदिर में पूजा अर्चना की है। अब उसके बाद ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, उनकी अपने पिता साहिब सिंह वर्मा साहब की समाधि स्थल पर गए। साहिब सिंह वर्मा भी दिल्ली के सीएम रह चुके हैं। और इस बीच आखिर मुख्यमंत्री दिल्ली का कब तय होगा। विधायकों की बैठक भी हुई है। बीजेपी के नेता अध्यक्ष को आप देख रहे हैं, वीरेंद्र सचदेवा, जिन्होंने एमएलए को बुलाया और उनके साथ बैठक की है, सारे एमएलए से बात की है। अब सवाल यह है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, या पीएम मोदी ऐसे ही चौंकाएंगे जैसे चौंका चुके हैं। आपको याद होगा कि बीजेपी को 230 में से 163 में जीत मिली थी मध्य प्रदेश में। 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज दावेदार थे। जीत के बाद कई जगह उनका स्वागत भी हुआ, लेकिन सीएम बनाया गया मोहन यादव को। मोहन यादव उज्जैन के 3 बार के विधायक हैं और उनके सीएम बनने की पहले कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन अचानक सीन में आ गए। अगला देखिए राजस्थान, 200 में से 115 सीटें जीतकर बीजेपी सत्ता में आई। सीएम के लिए वसुंधरा की दावेदारी सबसे आगे चल रही थी। किरोड़ी लाल भी और उन जैसे और सीनियर नेता रेस में थे, लेकिन सीएम बनाया गया भजन लाल को। भजन लाल 2023 में पहली बार सांगनेर से विधायक बने और कोई सोच भी नहीं रहा था कि एक ऐसा नाम मुख्यमंत्री में आ सकता है। एक और राज्य देखिए, हरियाणा। मनोहर लाल खट्टर 9 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे और चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने सीएम बदल दिया। पीएम मोदी खुद मनोहर लाल खट्टर के साथ मंच पर बैठे थे, लेकिन उसके बाद नाम आया। लोगों को लगा अनिल विज जैसे नेता सीएम बनेंगे, लेकिन हुआ क्या, नायाब सैनी को सीएम बनाया बीजेपी ने और सबको चौंका दिया। नायाब सैनी एक बार विधायक और एक बार सांसद रहे। किसी को पता नहीं था कि हरियाणा के सीएम बनेंगे। अब सवाल यह है कि प्रवेश वर्मा
मिठाई बांटते भी दिख रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, पिताजी की समाधि पर भी गए। हर तरफ तस्वीर में प्रवेश वर्मा है। क्या प्रवेश वर्मा सीएम होंगे या फिर क्वेश्चन मार्क, फिर चौंका देंगे मोदी? 27 साल बाद जीत हुई है, लेकिन सीएम पर सस्पेंस है। सीएम की रेस में सबसे पहला नाम प्रवेश वर्मा का चल रहा है। आखिर दिल्ली का सीएम कौन बनेगा? बीजेपी में सीएम की रेस के बहुत से दावेदार हैं, लेकिन पार्टी अभी इस पर मंथन जारी रखे हुए है। गृह मंत्री अमित शाह ने कई नेताओं के साथ बैठक भी की है। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे पर सस्पेंस के बाद जो है इस सस्पेंस से पर्दा उठेगा, क्योंकि मोदी जब वापस आएंगे अमेरिका से उसके बाद नाम तय हो सकता है। 12-13 फरवरी को मोदी अमेरिका के दौरे पर रहने वाले हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं। सीएम के नाम पर कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन अंदर खाने चर्चा खूब हो रही है। इशारों इशारों में हो रही हो, संकेतों में हो रही हो। सुनिए। माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, पांडा जी, हमारे प्रभारी जो हैं, ये बैठ के फैसला करेंगे। चीफ मिनिस्टर का वो चेहरा मिलेगा जो प्रधानमंत्री जी के विजन को इम्प्लीमेंट कर पाए, उनके सोच को यहाँ पर ला पाए और जो प्रधानमंत्री जी ने कमिटमेंट की उसको पूरा कर पाए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सीएम होगा। कमल का फूल वाला खिले बनेगा सीएम, जो भी बनेगा कमल वाला बनेगा। भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बनेगा। मुझे ऐसा नहीं मैं उत्तराखंडी हूँ, मैं या दूसरे प्रदेश से आता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले हूँ, उस क्षेत्र से आने वाला जरूर हूँ, लेकिन ये मेरी पार्टी तय करेगी ये करना। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो तय करते हैं और हमारा विधायक दल है वो तय करता है, तो जो तय होगा वो हम सभी को मान्य होगा। ये एक कैपिटल ऑफ द सिटी है और दिल्ली में जो छपता है, जो दिखता है, सारी दुनिया में वो बीम होता है। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है दिल्ली हिंदुस्तान की प्रेस्टीज के लिए दिल्ली एज ए कैपिटल सिटी एक मॉडल सिटी बने, जो कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है। सीएम के बारे में किसी को नहीं पता। सीएम के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, माननीय BL संतोष जी को पता होगा, या हमारे विधायक दल मंडल में जब बात होगी, अभी किसी को नहीं पता। तो कैमरा पर कोई सीएम का नाम सीधे सीधे नहीं ले रहा है, लेकिन अब सवाल इस बीच ये है, सीएम पर सस्पेंस खत्म होगा जब पीएम मोदी अमेरिका से आ जाएंगे। लेकिन दिल्ली में सवाल उठ रहा है, केजरीवाल की हार के बाद आतिशी डांस कर रही हैं। केजरीवाल ने सीएम बनाया। दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल, जिनके साथ केजरीवाल के घर पर मारपीट हुई थी, स्वाति आज मंदिर पहुंची है। तस्वीरें देख रहे हैं। स्वाति के लिए केजरीवाल की हार उनकी बड़ी जीत है कि उनके साथ जो कुछ केजरीवाल के घर, उनके आवास पर हुआ था, वो अपने आप में बेहद शर्मनाक था। ये दो तस्वीरें दो दिल्ली की पावरफुल महिलाओं को आप देख रहे हैं। एक हार से डांस कर रही हैं और दूसरी मंदिर गई। अब आपको बताऊं कि आखिर आतिशी डांस क्यों कर रही थी और उस पर स्वाति मालीवाल क्या कह रही। दिल्ली में हार के बाद आतिशी ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनका डांस का वीडियो बहुत वायरल है। वीडियो वायरल होने के बाद आतिशी निशाने पर आ गई। कालका जी में कड़े मुकाबले में आतिशी की जीत हुई थी। नतीजे के बाद आतिशी ने कहा यह जश्न मनाने का समय नहीं है, लेकिन कल शाम उनका जश्न मनाते वीडियो वायरल हो गया। आपसे राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने इस वीडियो को शेयर किया। स्वाति मालीवाल ने आतिशी पर हमला किया। यह कैसी बेशर्मी है? पार्टी हार गई, सारे बड़े नेता हार गए, आतिशी मारलेना इस तरह जश्न मना रही हैं। आतिशी किस बात का जश्न मना रही हैं? आतिशी को खुद पर शर्म आनी चाहिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, केजरीवाल, सिसोदिया सहित बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए, तो आतिशी क्या आम आदमी पार्टी की हार का जश्न मना रही हैं? आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा स्वाति मालीवाल को क्या कह रही हैं। आतिशी मारलेना जी को शर्म आनी चाहिए। पूरी की पूरी पार्टी बुरी तरीके से हार गई है। सिर्फ 22 सीटें आई हैं। सारे के सारे दिग्गज लीडर्स हार चुके हैं। ऐसे में आतिशी मारलेना जी ने ना सिर्फ इस हार के बाद एक रोड शो निकाला सेलिब्रेट करने के लिए, उन्होंने उस रोड शो में डांस भी करा। क्या सेलिब्रेट करना चाह रही है? पूरी की पूरी पार्टी की इतनी बुरी तरीके से हार को वो सेलिब्रेट करना चाह रही है। तो मुझे लगता है आतिशी जी को शर्म आनी चाहिए और सत्ता का इतना भी लालच नहीं होना चाहिए कि इंसान इंसानियत। एक महिला ने दूसरे महिला के लिए टिप्पणी की, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आतिशी मारलेना को इस बार का एक बार आत्मचिंतन करना चाहिए कि जब उनकी पार्टी के मुखिया और बड़े बड़े धुरंधर जिनको वो अपना नेता मानती हैं, वो सब चुनाव हार गए, उसके बाद कितना सेलिब्रेशन करना और किस बात का सेलिब्रेशन करना, ये उनको सोचना चाहिए।
अब सवाल यह है कि केजरीवाल चुनाव हार गए, केजरीवाल के बड़े बड़े नेता, सबसे बड़ी बात यह, ये वो नेता है सारे जो जेल गए थे, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और सोमनाथ भारती। लोग कह रहे हैं कि जितने लोग जेल गए ये सब चुनाव हार गए, लेकिन कुछ ये भी कह रहे हैं कि चुनाव हारने और हरवाने में कांग्रेस का बड़ा रोल है। तो देखिए जरा कौन सी सीट कांग्रेस की वजह से हारे हैं। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की सीट देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें 25,000 वोट मिले, 25,999। बीजेपी को मिले 30,088 वोट, हार का अंतर 4,089, कांग्रेस को मिले 4,568 वोट। अगला देखिए जंगपुरा, 38,000 वोट आपको मिले, बीजेपी को 38,859 और हार का अंतर है 675, कांग्रेस को मिले 7,350 वोट। ग्रेटर कैलाश, आम आदमी पार्टी को 46,406 वोट मिले, बीजेपी को 49,594, हार का अंतर 3,188, कांग्रेस को मिले 6,711। मालवीय नगर 37,433, बीजेपी को मिले 39,564, हार का अंतर 2,131, कांग्रेस को मिले 6,770। अगली सीट देखिए संगम विहार, आम आदमी पार्टी को 53,705 वोट, बीजेपी को 54,049 वोट, हार का अंतर 344 और कांग्रेस को मिले हैं 15,863 वोट। राजेंद्र नगर, आम आदमी पार्टी को मिले 45,440 वोट, बीजेपी को 46,671, हार का अंतर 1,231 और कांग्रेस को मिले 4,015 वोट। छतरपुर, आपको 74,230 वोट, बीजेपी को 80,469 वोट और हार का अंतर 6,239, कांग्रेस को मिले 6,601 वोट। अगली सीट देखिए जरा, नांगलोई जाट, आम आदमी पार्टी को 49,021, बीजेपी को 75,272, हार का अंतर 26,251, कांग्रेस को मिले 32,028 वोट। अगली सीट देखिए मादीपुर, आम आदमी पार्टी को मिले 41,120, बीजेपी को मिले 52,019, हार का अंतर 10,899, कांग्रेस को मिले 17,958। त्रिलोकपुरी की सीट देखिए, आम आदमी पार्टी को 57,825, बीजेपी को 58,217, हार का अंतर 392 और कांग्रेस को मिले 6,147 वोट। बादली देखिए, आम आदमी पार्टी को 46,029, बीजेपी को 61,192, हार का अंतर 15,163, कांग्रेस को मिले 41,071। महरौली 46,567 वोट आम आदमी पार्टी को मिले, बीजेपी को 48,349, हार हुई 1,782 वोट से, कांग्रेस को मिले 9,731 वोट। तीमारपुर की सीट देखिए, 54,773 आम आदमी पार्टी को वोट मिला, बीजेपी को 55,941, हार हुई 1,168 वोट से, कांग्रेस को मिले 8,361 वोट। एक और सीट देखिए कस्तूरबा नगर, आम आदमी पार्टी को मिले 18,617 वोट, बीजेपी को मिले 38,067 वोट, हार हुई 11,048 वोट से, कांग्रेस को मिले 27,019 वोट। सोचिए ऐसी 13 से 14 सीटें हैं जो सीटें सिर्फ इसलिए हारे क्योंकि कांग्रेस को जो वोट गया वो हार के अंतर से ज्यादा था। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। कांग्रेस का मकसद आम आदमी पार्टी को हराना और एमआईएम का मकसद भी आम आदमी पार्टी को हराना था, जीतना कहीं से नहीं था और उन्होंने नुकसान किया और आम आदमी पार्टी आज हारी है, तो इसमें इनका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है। आपको जब जरूरत थी इंडिया अलायंस के वक्त तो आपने जबरदस्ती गठबंधन करी, गुजरात में भी जाके लड़े, दिल्ली में 4 सीट ले गए। अब आपको लगा कि हमारे पास आप एक ईगो में और साथ में ओवर कॉन्फिडेंस में आपको लगा कि कांग्रेस पार्टी की आपको जरूरत नहीं, आपने गठबंधन नहीं करी। आज आप देखिए, हम अपने कांग्रेस ने अपनी कॉस्ट पर इनको ऑक्सीजन देने का काम किया है और इन्होंने पलटकर कहते हैं ना दूध को सांप को दूध पिलाने वाला काम हुआ है ना। कम से कम इनके साथ नहीं, लोकसभा में हमने किया, 4 सीटें इन्हें दी थी, 40 विधायक आपके थे, क्यों भाजपा की गोद में डाली? हम जिन 3 पर लड़े वहां तो आपके विधायकों ने साथ नहीं दिया, हमारा संगठन नहीं, पार्षद कुछ नहीं थे, आप क्यों 4 हार गए? हम अपने स्थान के लिए हम लड़ रहे थे, क्योंकि जब एक इलेक्शन चलती है तो उसमें कई उम्मीदवार उतरते हैं। आप हार गई, अपनी अहंकार का शिकार वो खुद बन गए और ये सबूत जो हम पहले कह रहे थे और किसी ने माना नहीं, उसका सबूत पेश हो गया। अब आइए आपको बताऊं, इंडी में घमासान शुरू हो गया है। ये जो मैंने आपको आंकड़ा दिखाया है, 14 सीटों पर लगभग हार हुई है कांग्रेस और आपकी वजह से।
अब देखिए जरा इंडी में बवाल कैसे हो गया है, एक दूसरे को बाहर फेंकने की बात हो रही है। दिल्ली में इंडी की हार के बाद यह बवाल मचा हुआ है। शिवसेना उद्धव ने सबसे पहले बयान दिया, कांग्रेस आपको मिलकर लड़ना चाहिए था। उमर अब्दुल्ला ने कहा और लड़ो आपस में। इस पर कांग्रेस नेताओं ने तीखे बयान दिए। आपकी जीत तय करना कांग्रेस का काम नहीं है। दिल्ली चुनाव में गठबंधन बिखर गया था, कांग्रेस आप एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। दूसरी तरफ बाकी दल आम आदमी पार्टी के समर्थन में थे। ममता को लेकर अखिलेश तक समर्थन में थे और अखिलेश ने तो दिल्ली में साझा रैली भी की। उस वक्त कांग्रेस के मंच पर कोई भी सहयोगी नहीं पहुंचा। चुनाव से पहले ही राहुल पर सवाल उठने लगे। ममता बनर्जी को इंडी का चेहरा बनाने की मांग उठ गई थी। इस पर कई दलों ने समर्थन भी किया। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने हार की हैट्रिक लगाई। इंडी अलायंस के वजूद पर ही कई दलों ने सवाल उठाए हैं। लगातार तीसरी हार, तीसरी बार कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला, जीरो पर रहा है। हार के बाद एकजुट होकर लड़ने की बात कई दलों ने की है। केजरीवाल को भी हार के बाद सबक मिला है, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई में नुकसान तय है। कांग्रेस भले ही जीत ना सके या गठबंधन को जिता ना पाए, अगर गठबंधन होता तो 14 सीटों पर जीत हो सकती थी। इसलिए सब गदा तलवार और तीर धनुष के साथ लड़ने आ गए हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं गठबंधन के नेता। नतीजे आने के बाद आप देख रहे हैं कि जो लोग अपने आप को बड़ा सेकुलरिज्म के दावेदार कहते थे, वो दोनों सियासी पार्टियां आज एक दूसरे पर बी टीम का इल्जाम नहीं लगा रही हैं। तो ये लोग बेनिकाब हो रहे हैं कि पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों की जिम्मेदारी है कि बैठकर सीट शेयरिंग या क्या करना है क्या नहीं करना उस बारे में बात करनी चाहिए थी एक दूसरे के साथ। आपने अलग अलग चुनाव लड़के दोनों हार गए। ये मुझे लगता है देश के साथ घात हुआ। अब संजय राउत जी को कोई सुनता नहीं है। ये लोग अपने करनी से ही महाराष्ट्र में अपना भारी नुकसान कर लिए। वो भी तो कांग्रेस के पास गए थे, खत्म हो गए। यही तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। गठबंधन तो समाप्त हो गया, ये तो पहले ही महाराष्ट्र वाले कह चुके, पवार साहब कह चुके, उद्धव ठाकरे कह चुके, उसके बाद कांग्रेस के भी नेता कह चुके हैं। इंडिया अलायंस तो समाप्त हुआ, हम लोगों ने श्रद्धांजलि भी दे दी उसको। ये तो सब बड़ा नेतृत्व तय करेगा कि आम आदमी पार्टी और कौन पार्टी कैसे के अलायंस में रहती है, लेकिन विपक्षी एकता मजबूत है और मजबूत रहेगी। गठबंधन 6 महीने ज्यादा नहीं रहते हैं, तो कहीं रहते हैं कहीं नहीं रहते हैं, तो फिरका परस्त लोग हैं। इनका एक ही है कि मोदी को रोको। तो दिल्ली जीत के बाद एक और बड़ी जीत का जिक्र, जिसकी बात कम हुई है क्योंकि दिल्ली की जीत के चर्चे चारों तरफ थे। बात अयोध्या की, अयोध्या के मिल्कीपुर की। समाजवादी पार्टी हार के बाद अब शोर मचा रही है। जैसे ही हार हुई वैसे ही कभी ईवीएम तो कभी सिस्टम पर सवाल। बेशक हार गए हो लेकिन जीत का नारा लगाने लगे अखिलेश के सांसद अवधेश प्रसाद। अगली तस्वीर देखिए जरा, जोर जोर से चिल्लाने लगे मेरा बेटा जीत गया है। चुनाव हार गया इनका बेटा, लेकिन कह रहे हैं बेटा चुनाव जीत गया। सुनिए, समाजवादी पार्टी 35,612 वोट से अजीत प्रसाद जीत गए हैं। समाजवादी पार्टी 35,612 वोट से अजीत प्रसाद जीत गए हैं। समाजवादी पार्टी 35,612 वोट से। सुन रहे हैं अजीत प्रसाद अयोध्या के सांसद है, इनका बेटा ही मिल्कीपुर से लड़ रहा है। कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद 35,000 वोट से जीत गए, बल्कि इनका सुपुत्र 61,000 वोट से हार गया है। 35,612 वोट से अजीत प्रसाद जीत गए हैं। समाजवादी पार्टी 35,612 वोट से अजीत प्रसाद जीत गए हैं। समाजवादी। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, रोज एक तस्वीर योगी की आ रही है, बच्चे के साथ खेलते हुए, दुलराते हुए। उन्हें कुछ खाया भी, पूरी खाया, रोटी खाया, कितना खाया है? बंद करके उसको बंद कर दे, बाद में पीना है। उन्हें कुछ खाया भी, पूरी खाया, रोटी खाया, कितना खाया है? बंद करके उसको बंद कर दे, बाद में पीना है। उन्हें कुछ खाया भी। दूसरी तरफ मिल्कीपुर हार के बाद पोस्टर लग रहे हैं कि 27 के लिए सावधान हो जाइए।
27 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने। कम से कम 80-85 हजार वोट फर्जी डाले गए, तो चुनाव में एक तरह से ये डाका पड़ा। ये चुनाव नहीं था, ये लूटा था इन्होंने चुनाव, और ये जनता देख रही है। मिल्कीपुर में साइकिल पंचर होते ही अखिलेश और उनकी पार्टी ने नया ड्रामा और हंगामा शुरू कर दिया है। हार को स्वीकार करने के बजाय अखिलेश अब चुनाव आयोग और अधिकारियों पर सवाल उठा रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने बेईमानी से उनका खेल बिगाड़ा है। लोकतंत्र में इन्हें सम्मान मिलना चाहिए, उन बीएलओ को सम्मान मिलना चाहिए जिन बीएलओ ने पर्ची नहीं पहुंचाई, नाम काट दिए समाजवादियों के। उन अधिकारियों को भी लोकतंत्र का कोई ना कोई पुरस्कार मिलना चाहिए। जिन्होंने वोट नहीं डालने दिया, ऐसे लोगों को विशेष सम्मान देना चाहिए जिन्होंने 6 वोट डाले, 2 वोट डाले। लोकसभा में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीट जब अखिलेश को मिली तो न ईवीएम में कोई फॉल्ट था और न चुनाव आयोग में। ऊपर से मिल्कीपुर का मुकाबला जीतने के लिए अखिलेश और उनकी पार्टी ने सारे दांव आजमाए। सहानुभूति से वोट जुटाने के लिए अखिलेश के सांसद अवधेश प्रसाद भरे मंच से फूट फूट कर रोए भी। तो क्या कोई ड्रामा काम ना आने पर अखिलेश और उनकी पार्टी हंगामा कर रही है? तो सपा मिल्कीपुर में हार गई तो बुआ जी सवाल पूछ रही है भतीजे से कि यहां तो मैंने चुनाव नहीं लड़ा था, यहां दलित वोट अच्छा खासा था, यहां भी कैसे हार गए? अखिलेश से सवाल मायावती पूछ रही है। देखिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। इस हार के बाद अखिलेश कह रहे हैं ये जीत झूठी है जिसका जश्न कभी बीजेपी वाले नहीं मना पाएंगे। ये एक सीट पर तो हेराफेरी कर सकते हैं लेकिन 403 सीटों पर 420 नहीं चलेगी। ये कहते हैं कि मिल्कीपुर जीत कर अयोध्या का बदला ले लिया। हम कहते हैं कि अयोध्या का बदला कोई हो ही नहीं सकता है। बड़े पैमाने पर बेईमानी कर मिल्कीपुर का चुनाव बीजेपी जीती है। चुनाव आयोग के लोगों को लोकतंत्र के जाबाज का अवार्ड देना चाहिए। उसे भी अवार्ड मिलना चाहिए जिसने 6-6 बार वोट देकर बीजेपी को जिताया है। ऐसे लोग भी अवार्ड के हकदार हैं जो आंखें बंद कर मतदान करा रहे थे। कुछ लोगों की ड्यूटी कहीं और लगी थी और उनके वोट कहीं और पड़े हैं। मायावती ने कहा मिल्कीपुर सीट पर सपा की करारी हार हुई। अखिलेश जवाब दें कि इतनी शर्मनाक हार कैसे हुई? पिछले उपचुनाव में हार का ठीकरा बीएसपी पर फोड़ा था, अब जबकि मिल्कीपुर से बीएसपी ने प्रत्याशी नहीं उतारा था। तो अखिलेश बताएं कि आखिर कैसे वो इतनी बुरी तरह हार गए हैं। एसपी की हार पर जनता को भी उनके जवाब का इंतजार है। योगी आदित्यनाथ ने कहा मिल्कीपुर में एसपी के परिवारवाद और झूठ की हार हुई है। एसपी अपने स्वार्थ के लिए झूठ की राजनीति करती है। झूठ और लूट की राजनीति हमेशा के लिए बंद हो गई है। जनता ने सेवा, सुरक्षा और सुशासन मॉडल स्वीकार किया है। मतलब जनता का भरोसा डबल इंजन की सरकार पर है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रीतियों और नीतियों से प्रभावित होकर मिल्कीपुर की जनता ने जिस तरह से अपार जन समर्थन दिया है उसके लिए मैं मिल्कीपुर की जनता के चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश की हमने आपने लूट देखी है। ये जो लोग एक विधानसभा पूरी ताकत लगा दी इन्होंने, इन्हें तो लोकतंत्र में कोई बहुत बड़ा सम्मान देना चाहिए। लोकतंत्र में इन्हें सम्मान मिलना चाहिए, उन बीएलओ को सम्मान मिलना चाहिए जिन बीएलओ ने पर्ची नहीं पहुंचाई, नाम काट दिए समाजवादियों के। तो ये चुनाव नहीं था, ये लूटा था इन्होंने चुनाव, और ये जनता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत चुकी है और समाजवादी पार्टी से विपक्ष का सुपड़ा साफ हो चुका है। इनके निगेटिव नैरेटिव को जनता ने नकार दिया है। कम से कम 80-85 हजार वोट फर्जी डाले गए और यहाँ तक कि यहाँ का सीओ इनायत नगर थाने में बैठे थे। तो चुनाव में एक तरह से ये डाका पड़ा है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। आज बुलडोजर गरजा है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक बुलडोजर की गरज हुई है। योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर की शुरुआत की, अब वो मध्य प्रदेश तक बोल रहा है।
तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, कुशीनगर में बुलडोजर एक्शन हुआ है। ये बुलडोजर चल रहा है, एक साथ कई बुलडोजर लगाए गए थे यूपी के कुशीनगर में। साथ साथ एनकाउंटर भी हो रहा है यूपी में। ये 4 एक साथ एनकाउंटर मैं आपको दिखा रहा हूं, नोएडा में, गाजियाबाद में, फिरोजाबाद में, अंबेडकर नगर में। तो बाबा का बुलडोजर भी चल रहा है और ऑपरेशन लंगड़ा भी चल रहा है। अगली तस्वीर देखिए जरा, मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर चल रहा है। 100 दुकानों पर बुलडोजर चला है एक साथ। अवैध तरीके से जो दुकानों का निर्माण हुआ था उन पर बुलडोजर गरजा। उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जे पर योगी ने बुलडोजर निकाला था। अब मध्य प्रदेश में मोहन यादव भी उसी बुलडोजर पर सवार हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 26 साल से अवैध कब्जा जमाए मस्जिद को जमींदोज किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ मोहन यादव ने भी 100 अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलवा दिया है। उत्तर प्रदेश से लेकर एमपी तक अवैध कब्जा करने वाले दहशत में हैं, क्योंकि शहर शहर योगी बुलडोजर मॉडल वाला एक्शन शुरू हो गया है। आइए सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश में देखिए, बुलडोजर कहां किस पर चला है। कुशीनगर में मदनी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। ये मस्जिद 26 साल पहले साल 1999 में बनाई गई थी। आरोप है कि मस्जिद का निर्माण सरकारी जमीन पर हुआ। उसी समय 1999 में एक हिंदू नेता ने शिकायत की। 24 साल तक अदालत में लगातार सुनवाई चलती रही। 18 दिसंबर 2023 से मस्जिद निर्माण की जांच शुरू हुई। जांच को लेकर मस्जिद कमेटी को 3 बार नोटिस जारी हुआ। ये नोटिस नगर पालिका प्रशासन की तरफ से जारी हुए थे, लेकिन मस्जिद कमेटी ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। इसके बाद इसे अवैध निर्माण घोषित कर दिया गया। हालांकि फिर मस्जिद पक्षकारों ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने 8 फरवरी तक स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। कल स्टे ऑर्डर खत्म होने के बाद आज बुलडोजर एक्शन हुआ है। आज सुबह 7 बजे सीओ और एसडीएम भारी फोर्स के साथ पहुंचे। इसके बाद 6 बुलडोजर से अवैध निर्माण पर एक्शन शुरू हुआ। चारों तरफ बैरिकेडिंग करके 500 मीटर एरिया सील कर दिया गया। सुरक्षा के लिए एसडीएम, सीओ और 10 थानों की फोर्स मौजूद थी। एक बटालियन पीएसी को भी तैनात किया गया था। मस्जिद के आसपास इलाके में आने जाने पर पूरी तरह से रोक है। फिलहाल मस्जिद को ध्वस्त करने की कार्रवाई अभी जारी है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं हाजी हामिद अली, जो कि मस्जिद के पक्षकार हैं। नक्शा के मुताबिक बना हुआ, तभी तो पास हुआ। नक्शा के मुताबिक बना हुआ है और ये झूठ बोल रहे हैं कि मस्जिद, बल्कि अधिकारी आए थे, एडीएम आए थे, सब लोगों ने चेक किया, कहा कि मस्जिद तो एक ही मंजिल की है, ये छज्जा के वजह से इसको 3 बोल रहे हैं लोग। थोड़ा ऊंची है, थोड़ा ऊंची होने के वजह से ये धोखा दे रहे हैं लोगों को। प्रशासन की कार्रवाई बिल्कुल झूठ, धोखा और ये गलतफहमी में किया इन्होंने। अब आइए आपको बताऊं, सिर्फ यूपी नहीं, मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने बुलडोजर चलवाया और 1-2 नहीं 100 दुकानों पर आरोप है कि ये दुकानें अवैध कब्जा कर बनाई गई हैं। देखिए जरा, भोपाल की मोतीनगर बस्ती में पुल और रेलवे लाइन दरअसल बननी है और इसके लिए सुभाष नगर इलाके में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। 384 मकान और 110 दुकानों को नोटिस जारी किया गया था। जिला प्रशासन सभी को 4 फरवरी तक का अल्टीमेटम दे चुका था। सभी दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन फिर भी सुभाष नगर के दुकानदारों ने अवैध कब्जा नहीं हटाया। इसके बाद 6 फरवरी को प्रशासन ने एक बार फिर अल्टीमेटम दिया और फिर आज सुबह 5 बजे के करीब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई। करीब 1 किलोमीटर एरिया पूरी तरह से सील कर दिया गया। 4 एसडीएम, 10 राजस्व निरीक्षक, 50 पटवारी की तैनाती की गई। इसके साथ ही सुरक्षा के लिए 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए। 10 जेसीबी, 2 बड़ी पोकलेन से सभी 110 दुकानें जमींदोज कर दी गईं। बुलडोजर की इस पूरी कार्रवाई में करीब 6 घंटे का वक्त लगा। इसके बाद
25 डंपर और 10 ट्रैक्टर ट्रॉली से मलबे को हटाया गया है। हंगामा और विरोध रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात था। फिलहाल अब 384 मकानों पर बुलडोजर की तैयारी की जा रही है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा एसएचओ सुधीर क्या कह रहे हैं। दुकानों के संबंध में 60 से 65 दुकानें हैं, जिसमें से शायद 25 से 30 दुकानें आज तोड़ी गई हैं और उनका स्ट्रक्चर डेमोलिश किया गया। बाकी सामान तो उनके द्वारा हटा लिया गया था दुकानदारों के द्वारा। उसकी दुकान की सही जानकारी आपको नगर निगम अमले वाले प्रोवाइड करवा पाएंगे। बाकी किसी तरह का तनाव या विरोध देखने को नहीं, किसी प्रकार का तनाव विरोध सुबह से देखने को नहीं मिला। सिर्फ सुरक्षा के दृष्टिगत ये लगाया गया है और सब शांतिपूर्ण और सामान्य है। तो आज का एक्शन क्या खत्म हो गया है? ऑलमोस्ट दुकान जो थी तोड़ने का जो क्राइटेरिया रखा था वो डेमोलिश कर दी गई है और मलबा उठ रहा है। मैक्सिमम 2 से 3 घंटे में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। और आइए अब आपको लिए चलता हूं महाकुंभ प्रयागराज की ओर। वहां क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। महाकुंभ में इस वक्त जाम ही जाम है, जो खबरें मिल रही हैं। इतने भक्त और श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महाकुंभ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अखाड़े जा चुके हैं, दरअसल कैंप्स हट गए हैं उनके, और अब बहुत संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हालत यह है, जरा देखिए अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। ये महाकुंभ में भारी भीड़ की तस्वीर आप देख रहे हैं। गाड़ियां भी फंसी हैं, लोग भी खड़े हैं, ये आलम है। आप देख रहे हैं, जहां तक नजर जाएगी आपको सड़क पर ट्रैफिक जाम नजर आएगा। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये जो गाड़ियां हैं ये प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र की तरफ जाने वाली है। दूर तक आपकी नजर जाएगी, देखिए गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आएंगी। लोग पहुंच रहे हैं तेजी से प्रयागराज की तरफ। वीकेंड भी था, रविवार भी था, शनिवार रविवार पड़ा। इस दौरान देखिए ये ट्रैफिक का हाल है। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, यही हाल दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ियों का भी है। यानी जितनी सड़कें प्रयागराज को जा रही हैं, जो हाईवेज जा रहे हैं, वहां ट्रैफिक का ये हाल रहा। ये गाड़ियों का हाल है। रेलवे स्टेशन आपको लिए चलता हूं, ये देखिए जरा ट्रेन का हाल। डब्बा बोगी छोड़िए, लोग इंजन में घुस गए, इंजन में बैठ गए जाकर। इतनी ये आप देख रहे हैं, इतनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, चाहते हैं प्रयागराज जाना, महाकुंभ पहुंचना और स्नान लगाना, कि रेलवे के इंजन में ही बैठ गए हैं। महाकुंभ स्पेशल ट्रेन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये देखिए जरा रेलवे ट्रैक पर भीड़ देखिए। कुछ लोग जाने वाले हैं, कुछ लोग आने वाले हैं, इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का, क्योंकि प्लेटफॉर्म कई भरे हुए हैं, तो रेलवे ट्रैक पर लोग मौजूद हैं। और सोचिए इतनी भीड़ हो गई है कि बाकायदा ऐलान करना पड़ रहा है कि स्टेशन बंद है। कभी आपने सुना स्टेशन बंद हो? प्रयागराज स्टेशन बंद है, इसका ऐलान किया जा रहा है। इतने ज्यादा लोग पहुंच गए। प्रयाग संगम स्टेशन आज बंद हो गया है, कल खुलेगा। आज के लिए सब लोग बाहर जाइए, दूसरे स्टेशनों से प्रयागराज जंक्शन प्रयाग से जाइए, ट्रेन पकड़िए। आइए अब आपको बताऊं प्रयागराज जाने वाले सड़कों का हाल क्या है। ये आपके सामने मैप आ गया है मेला क्षेत्र का, प्रयागराज का। ऊपर से देखिए जो लखनऊ प्रतापगढ़ तक आप आ जाएंगे, प्रतापगढ़ से प्रयागराज जाएंगे तो 22 किलोमीटर तक जाम है। इधर जौनपुर से आगे प्रयागराज की तरफ जाएंगे तो 17 किलोमीटर तक जाम था। वाराणसी से महाकुंभ की तरफ गाड़ी से जाएंगे तो 15 किलोमीटर तक जाम है। मिर्जापुर से प्रयागराज की तरफ जाएंगे तो 12 किलोमीटर तक जाम है। रीवा मध्य प्रदेश से निकलकर जाएंगे तो 25 किलोमीटर तक जाम मिल सकता है। चित्रकूट से जाएंगे तो वहां भी उस रास्ते पर जाम है। कौशांबी वाले रूट पर भी जाम है। रविवार की छुट्टी के चलते महाकुंभ में जबरदस्त भीड़ रही। संगम पहुंचने के सभी रास्तों में 10 से 15 किलोमीटर लंबा जाम था। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर से आने वाले रास्तों पर गाड़ियां रेंग रही। कुछ रास्तों पर 25 किलोमीटर तक का जाम रहा। प्रयागराज जंक्शन पर भीड़ को मैनेज करने के लिए इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू हुआ। भीड़ को देखते हुए प्रयागराज संगम स्टेशन बंद किया गया। हजारों श्रद्धालु कई घंटों से जाम में फंसे हुए थे। लखनऊ से प्रयागराज आने जाने वाले रास्ते पर भी लंबा जाम। दोनों तरफ से 7 से 15 किलोमीटर तक जाम लगा है।
घंटों से फंसे श्रद्धालु जाम खुलने का इंतजार कर रहे हैं। सुनिए जरा, हमारे सहयोगी प्रयागराज में मौजूद है, इनकी रिपोर्ट देखिए। और यहाँ से संगम की दूरी लगभग 9 से 10 किलोमीटर है, लेकिन जो इनकी आस्था है, जो इनका जो लक्ष्य है कि हमें संगम में डुबकी लगाना है, उसके आगे कहीं कोई पैदल की थकान नहीं दिख रही है। और लोग जयकारा करते हुए, हर हर गंगे करते हुए लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं का लक्ष्य रखा था और वही लक्ष्य रख के उन्होंने तैयारी किया था। लेकिन बड़ी बात यह है कि यह जो आंकड़ा है, इस आंकड़े से अब कहीं आगे श्रद्धालु निकल चुके हैं। क्या कहेंगे बाबा, अच्छा लगा प्रयागराज आके? हाँ। कहाँ से आए हो? कानपुर से। क्या नाम है? अंजलि। कितना पैदल चलना पड़ा? अभी तो चलना स्टार्ट किया है। कुछ नहीं। बस से ट्रेन से? मैं ट्रेन से आया हूँ, व्यवस्थित तरीके से। ट्रेन में क्या स्थिति थी? मतलब भीड़ तो ट्रेन में भीड़ तो थी। लेटने की जगह मिली कि नहीं? नहीं, बैठने की जगह मिली। कहीं कोई नहीं चढ़ा, सारे मतलब दिल्ली से चढ़े यहीं कुंभ। ये बताइए, लेटने वगैरह जगह तो नहीं मिली होगी? नहीं, मतलब आराम से आए, कोई आराम से बैठ लिए। हाँ, आराम से। कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरे को यात्रा थकावट वाली नहीं रही? नहीं। जोश से भरी रही? जोश से पूरी। स्नान करेंगे? हाँ, संगम। वाह। तो आप देख रहे थे, लोग पहुंच रहे हैं। अब देखिए कौन कौन डुबकी लगाने पहुंचा है। सिक्किम के मुख्यमंत्री पहुंचे, नॉर्थ ईस्ट से पहुंचे सिक्किम के मुख्यमंत्री और डुबकी लगाई। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने डुबकी लगाई है। डीके शिव कुमार पहुंचे हैं। ये भजन लाल को आप देख रहे हैं। भजन लाल और मोहन यादव एक साथ डुबकी लगा रहे हैं। तस्वीरें देखिए जरा, 2 राज्यों के मुख्यमंत्री। उसके बाद एक और तस्वीर देखिए, भजन लाल ने कैसे कैबिनेट के साथ डुबकी लगाई है। दूसरी तस्वीर देखिए, किसी को खुद भी डुबकी लगा दी उन्होंने। उसके बाद भजन लाल ने बाकायदा लंगर में भी शामिल हुए। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी भी पहुंचे। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है ऑपरेशन ऑल आउट से जुड़ी। शाह का ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है जो नक्सलवाद के खिलाफ है। अमित शाह ने यह कसम ली है कि 1 साल के अंदर देश से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। अगली तस्वीर देखिए जरा, बाकायदा एक इसी तरह का एनकाउंटर हुआ सुरक्षा बलों के बीच और नक्सलियों के बीच, और 31 नक्सली ढेर कर दिए गए। और बताया जा रहा है ये बड़ा ऑपरेशन है। 1000 सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई और उसमें 31 नक्सली मारे गए, जिनके शव, क्योंकि जंगल में मुठभेड़ हुई है, उसके बाद इस तरह के उनके शव लेकर आए जाते हैं। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये है मुठभेड़ में 2 जवान घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए रायपुर लेकर आया गया और बताया यह भी जा रहा है कि 2 जवान शहीद हुए। और पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि नक्सलियों के पास से हथियार भी मिलते हैं और नक्सलियों ने हथियार बनाने के लिए बाकायदा मशीनें रख रखी थी, जिनके साथ वो हथियार तैयार कर रहे थे। इस तरह की सुरंग बना रखी थी, सुरंग के अंदर हथियार भी मिले हैं और हथियार बनाने का सामान भी मिला है नक्सलियों के पास से। हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। साल 2025 की शुरुआत के साथ ही नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। शाह ने आतंकवाद के बाद नक्सलवाद के खात्मे की कसम ले ली है। सुरक्षा बल जिस तरह से नक्सलियों को खत्म कर रहे हैं, लग रहा है 1 साल बाद नक्सलवाद का द एंड हो जाएगा। सुरक्षा बलों की मृत्यु में 73% की कमी और नागरिकों की मृत्यु में
69% की कमी आई है। मुझे विश्वास है कि ये हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। नया साल नक्सलियों के लिए काल साबित हो रहा है। जनवरी से अब तक सैकड़ों नक्सलियों को मौत की नींद सुलाया जा चुका है। जवान नक्सलियों की मांद में घुसकर उनका सफाया कर रहे हैं। 31 नक्सलियों का शव बरामद हुआ है और इस ऑपरेशन में हमारे डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर का ये जॉइंट ऑपरेशन था। और आइए इस मुठभेड़ के बारे में मैं आपको बताऊं कैसे 31 नक्सली ढेर किए गए, कैसे ऑपरेशन हुआ। सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया और छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर यह मुठभेड़ हुई है। बीजापुर के इंद्रावती नेशनल पार्क के जंगलों में एनकाउंटर हुआ। 1000 से ज्यादा जवानों ने नक्सलियों को दरअसल घेरा। सुरक्षा बलों की फायरिंग में 31 नक्सलियों की मौत हुई है। मुठभेड़ में एक डीआरजी और एक एसटीएफ का जवान भी शहीद हुआ है। 2 घायल जवानों को इलाज के लिए रायपुर भेजा गया है। नक्सलियों की मौजूदगी की दरअसल सूचना मिली थी। उसके बाद फौरन डीआरजी और एसटीएफ बस्तर फाइटर्स के जवानों को रवाना किया गया। जवानों ने नक्सलियों को चारों तरफ से घेर लिया, जिसके बाद नक्सलियों से एनकाउंटर शुरू हुआ और दावा है कि मुठभेड़ में माओवादी कैडर के 15 बड़े नक्सली भी मारे गए। जिस स्थान पर जवानों ने नक्सलियों का एनकाउंटर किया है वो जगह नक्सलियों के लिए सबसे सुरक्षित मानी जाती है। जवानों ने नक्सलियों की माद में घुसकर निशाना बनाया है और 31 में से 12 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए। मारे गए नक्सलियों की पहचान की जा रही है। मौके से AK-47, SLR और इंसास राइफल मिली। BGL लॉन्चर और हथियार विस्फोटक जब्त किए गए हैं। अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। बैकअप के लिए जवानों की एक और टुकड़ी भेजी गई है। सुरक्षा बल इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और मारे गए नक्सलियों की संख्या और बढ़ सकती है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बस्तर के आईजी और एसपी। अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग में अब तक कुल 31 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई थे और इस मुठभेड़ में हमारा एक डीआरजी का जवान, एक एसटीएफ का जवान का शहादत होगी। दोनों शहीद जवानों का पार्थिव शरीर को जिला मुख्यालय तक लेने के लिए व्यवस्था की जा रही है। वर्ष 2025 में अब तक टोटल 65 डेड बॉडीज माओवादियों का रिकवर की गई थी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात। बीजापुर के नेशनल पार्क क्षेत्र में डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीमें नक्सल विरोधी अभियान कार्रवाई पर निकली हुई थी। इसी दौरान आज सुबह 8 बजे से लगातार एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद में सर्चिंग के दौरान 31 माओवादियों के शव बरामद हुए हैं। और आइए अब आपको बताऊं कि कुछ नक्सलियों ने सरेंडर भी किया। जिन नक्सलियों ने पहले सरेंडर किया है उनमें से 48 पूर्व नक्सलियों को नौकरी दी गई है, जिसके बाद उन्होंने बंदूक रखकर कामकाज शुरू किया है। ऐसे ही एक शख्स को सुनिए जो पहले नक्सली रह चुका है और सरकार की मदद से उसकी जिंदगी बदल रही है। मैं सब पहले गलत रास्ते पे गया था, वहाँ पे हर पल यानी मेरा मरना पक्का था। इसलिए मैंने सोचा कि वो गलत रास्ता चुनने से अच्छा अपना सरकार के पास जाए, वही संविधान के हिसाब से अपना जो भी काम करे वो अच्छा है करके मैं वापस आया। गढ़चिरौली में आके आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने के बाद मुझे बहुत अच्छा जिंदगी जीने का अधिकार दिया कि अब लाइट मेटल में मुझे नौकरी मिली है यहाँ पे और मैं अपना खुद का दम से मैं जिंदगी जी सकता हूँ, किसी का दबाव से नहीं। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।